प्यार और बदले के बीच फंसा एक आदमी जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और एक राजकुमार जिसका दिल भी उसी लड़की पर आ गया था। ये लव ट्रायंगल क्या गुल खिलाएगा, चलिए देखते हैं। मूवी का नाम है द कॉन्क्यूबाइन, जो रिलीज हुई थी 2012 में। कहानी की शुरुआत में हम राजकुमार मिन को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं। शिकार करने के बाद वो रात के डिनर के लिए अपने मंत्री के घर पर आया। यहाँ उसकी नजर मंत्री की जवान बेटी सू पर पड़ी। सू देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मिन को सू से पहली नजर में ही प्यार हो गया। वो ये नहीं जानता था कि सू किसी और से प्यार करती है। वो असल में अपने पिता के गोद लिए हुए बेटे यानी अपने दत्तक भाई हो से प्यार करती थी और हो से शादी करना चाहती है। अब सू को देखने के लिए मिन रोज आया करता। ये बात मिन की माँ को पता चल गई और वो मिन को बहुत डांटती है। मिन अपनी माँ की सारी बात मानता था, इसीलिए उनके कहने पर वो वहाँ से दूर चला गया। फिर हम मिन के बड़े भाई को देखते हैं, जो उसका सौतेला भाई था और उसका नाम ली है। ली की पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी। वो महारानी के बुलाने पर उससे मिलने के लिए आया। महारानी चाहती है कि ली दोबारा शादी कर ले ताकि इस राज्य को वारिस मिल सके, लेकिन ली अपनी स्वर्गीय पत्नी से बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो किसी से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन महारानी की जोर देने पर ली दोबारा शादी करने के लिए मान जाता है। महारानी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख रखी है। ली पूछता है कि वो कौन है। तब महारानी उसे बताती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे मंत्री जी की बेटी सू है। असल में महारानी ने ली की पत्नी के रूप में सू को इसलिए चुना था ताकि वो मिन को इस लड़की से दूर रख सके। लेकिन जब ये बात सू को पता चली कि उसकी शादी ली से तय कर दी गई है, वो बहुत दुखी होती है। उसी रात वो अपने प्रेमी हो के साथ भाग गई। हो से वादा करता है कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं कि सू के पिता ने दोनों को ढूंढ लिया। उसके आदमी उन्हें जुदा कर देते हैं। हो इन आदमियों से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। हो की जान बचाने के लिए सू अपने पिता की सारी बात मान लेती है और हो की जान बख्श दी गई। लेकिन उसने मंत्री की बेटी को भगाया था, इसलिए सजा के रूप में उसके औजार को काट दिया गया। कुछ दिन बाद सू की शादी ली से हो जाती है और अब वो रानी बन चुकी थी, लेकिन अभी भी वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। उसे वही सब करना पड़ता जो कि उससे कहा जाता। ऐसे ही 5 साल बीत गए। इस बीच सू एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। राजा की तबीयत काफी खराब रहने लगी है। अपने सौतेले भाई की तबीयत के बारे में सुनकर मिन उससे मिलने के लिए आया और फिर सू से अकेले में बात करने लगा। वो जानना चाहता है कि उसके भाई को क्या हुआ है। सू उसे बताती है कि उस पर किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा और कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि ली की इस हालत का जिम्मेदार कोई और है। ये सुनकर मिन जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसने सू को एक हेयर पिन गिफ्ट करी। वहीं दूसरी तरफ मंत्री और बाकी लोग ये बातें कर रहे थे कि इतनी दवाइयों के बाद भी राजा की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि राजा को कोई जहर दे रहा है। अब सब लोग यहाँ ये सोचने लगते हैं कि कौन उनके राजा को मारना चाहता है। अब ली की तबीयत और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। सू उसे चम्मच से पानी पिला रही है। अचानक राजा की सांस चलना बंद हो गई। इसके बाद वहाँ एक फिजिशियन आता है और वो राजा की सांस की नली में एक सुई चुभोता है। राजा की सांसें फिर से चलने लगती हैं। सू राजा से पूछती है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी राजगद्दी कौन संभालेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले ही राजा मर गया। महारानी राजा को देखने के लिए आती है, लेकिन सू ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया क्योंकि इन दोनों सास बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। राजा की मौत के बाद महारानी के पास उसका खास सलाहकार आता है और रानी को सलाह देता है कि उसे इस राज्य के वारिस का नाम जल्दी घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो सू इस राज्य को हत्या लेगी। असल में ये आदमी महारानी का सलाहकार होने के साथ साथ महारानी का प्रेमी भी था। अगले दिन सू के पिता सू को बताते हैं कि राजा की मौत के पीछे कोई साजिश है। ये सुनकर सू उन्हें जांच पड़ताल करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि मंत्री कुछ कर पाता, महारानी के सैनिक आकर उसे और उसके सारे साथियों को बंदी बना लेते हैं। महारानी का मानना था कि सू के पिता ही असली गद्दार हैं और उसी ने राजा को खाने में जहर दिया था। राजगद्दी अभी खाली है, इसीलिए महारानी अपने बेटे मिन को इस राजगद्दी में बैठा देती है। सू और उसके बेटे को महल से निकाल दिया गया। उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया जाता है। सू के पास केवल एक ही दासी बची थी जो कि उसके पिता के घर से उसके साथ आई थी। दूसरी तरफ महारानी की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है।
बहुत से सैनिकों को उनकी हिफाजत के लिए रखा गया था, लेकिन उनकी हिफाजत में ऐसे सैनिकों को रखा गया है जिनका औजार खराब है। इनमें से एक हो भी था। कुछ दिन बाद नए राजा मिन की शादी हो गई। आज दोनों की सुहाग रात थी, लेकिन कमरे में इन दोनों के अलावा बहुत सारे लोग भी खड़े थे और वो लोग उन्हें बता रहे थे कि उन्हें कब क्या करना है। इसके साथ साथ वो लोग उन्हें ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से करने में ज्यादा मजा आएगा। असल में महल के लोग चाह रहे हैं कि राजा की पहली औलाद बेटा हो, इसीलिए उसे कामासूत्र के सारे आसन बताए जा रहे थे ताकि राजा अपनी पत्नी के साथ एक बेटा पैदा कर सके। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो अपने पति के कातिल को ढूंढना चाहती है और इस काम के लिए उसने अपनी दासी से मदद मांगी। वो दासी बताती है कि जो रसोइया राजा के लिए खाना बनाती थी, राजा की मौत के बाद से वो गायब है। वो सू को ये भी बताती है कि इस महल में एक खुफिया तहखाना है जहाँ कैदियों को रखा जाता था। सू चुपके से उस तहखाने में घुस गई और उसे राजा की रसोइया मिल गई। सू उससे पूछती है कि राजा ने बीमार होने से पहले क्या खाया था। तब रसोइया बताती है कि उस दिन राजा ने महारानी माँ के यहाँ खाना खाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस दिन क्या खाया था। रसोइया की बात को सुनकर सू को यकीन हो गया कि महारानी ने ही राजा को जहर दिया था, लेकिन महारानी के खिलाफ उसके पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। अगले दिन मिन सू से मिलने के लिए उसके घर में आया। सू यहाँ पर राजा से कहती है कि मेरे पिता बेकसूर हैं, इसलिए तुम उन्हें छोड़ दो। मिन अभी भी सू से प्यार करता था और उसे हासिल करना चाहता है। सू को खुश करने के लिए उसके घर में बहुत सारे तोहफे भेजता है और सभा के सामने सू के पिता को छोड़ने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन उसके इस प्रस्ताव को महारानी ने ठुकरा दिया क्योंकि मिन तो बस नाम का राजा था, सारे फैसले महारानी लिया करती थी। कुछ दिनों के बाद सू के पिता और उसके सारे करीबियों को मार दिया जाता है। अपने पिता की मौत की खबर को सुनकर सू बहुत रोती है। तभी राजा मिन आते हैं। मिन उसके पिता की मौत के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन सू उसे अपने पिता का कातिल कहती है, जिस वजह से मिन को गुस्सा आ गया। इसके बाद उसने सू से उसकी इकलौती दासी भी छीन ली। अब रात के वक्त मिन बहुत पी लेता है और वो उस दासी को अपने पास बुलाता है ताकि वो सू के बारे में उससे बात कर सके, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से उसे उस दासी में सू ही नजर आने लगी। उसे सू समझकर मिन उस दासी के साथ जबरदस्ती करता है। उधर सू अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच सोच कर दुखी थी क्योंकि उसके पिता और पति दोनों को मार दिया गया था। वो सोचती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे और उसके बेटे को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद वो मिन के करीब जाने का फैसला करती है ताकि राजा के करीब रहकर अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा कर सके। अगले दिन वो तैयार होकर मिन के पास आई और उसे अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती है। मिन भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसे लगता है कि शायद शू ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सू उसे अपने साथ कुछ भी नहीं करने देती। मिन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सू से ये कहती है कि जिस दिन तुम पूरी तरह से राजा बन जाओगे तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये सुनकर मिन सीधा अपनी माँ के पास आया और कहता है कि आज से महल के सारे फैसले मैं खुद लूंगा। ये सुनकर महारानी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम पहले एक बेटा पैदा करके दिखाओ, तब इसके आगे मैं कुछ सोचूंगी। अपनी माँ से ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से चला गया। उधर वो दासी भी ये सोच रही थी कि अगर वो मिन के करीब जाकर उसे एक बेटा दे देगी तब वो महारानी बन सकती है। वो दासी सू को बदनाम करने के लिए उसे हो और सू के रिश्ते के बारे में बताकर भड़काती है और राजा से ये भी कहती है कि सू का जो बेटा है वो उसके पति का नहीं बल्कि हो का है। ये सुनकर मिन को बहुत गुस्सा आता है और वो हो को अपने सामने बुलाकर उसकी सच्चाई सबके सामने रखता है, लेकिन जब वो उसे अपना कटा हुआ औजार दिखाता है तब राजा को यकीन हो गया कि हो ऐसा नहीं कर सकता और उसे अपनी इस हरकत पर पछतावा हुआ। वो सू के पास आकर उससे माफी मांगता है। उसी रात महारानी के कहने पर उसका सलाहकार हो को सू और उसके बेटे को मारने के लिए जहर देता है, लेकिन हो उस जहर को राजा मिन को देने के बारे में सोचता है क्योंकि हो को ऐसा लगता है कि सू का जो बेटा है वो राजा का नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। क्योंकि जिस दिन वो सू से अलग हुआ था उसी रात हो ने सू की गुफा में अपना बीज बोया था, इसीलिए हो उस जहर को सू और उसके बेटे को देने के बजाय राजा मिन के खाने में मिला देता है। लेकिन मिन का मन आज खाना खाने का बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वो अपना खाना हो से खाने के लिए कहता है। ये जानते हुए भी कि खाने में उसने जहर मिलाया है, हो को वो खाना खाना पड़ा। जैसे ही वो इस खाने को खाता है उसे खून की उल्टियां होने लगी। ये देखकर मिन उसे बचाने की कोशिश में लग गया क्योंकि मिन ये जानना चाहता था कि उसके खाने में जहर किसने मिलाया।
कुछ दिन के बाद जैसे ही हो ठीक होता है, उससे पूछताछ की जाती है। हो झूठ बोलता है कि महारानी माँ के कहने पर उनके सलाहकार ने मुझे ये जहर दिया था ताकि मैं आपके खाने में मिला सकूं और आप इस खाने को खाकर मर जाएं। और बाद में महारानी सारा इल्जाम सू के ऊपर डालकर उसे भी रास्ते से हटा देती। वो कहता है कि महारानी सारा राजपाट पाना चाहती है, इसलिए वो आपको मरवाना चाहती थी। ये सुनकर मिन को गुस्सा आ जाता है और वो हो और महारानी के सलाहकार को मौत की सजा सुनाता है। जब महारानी अपने प्रेमी को बचाने के लिए आगे आती है, तब मिन महारानी को नजरबंद करवा देता है। मिन अपनी माँ से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने राजगद्दी पाने के लिए अपनी ही बेटी को मारना चाहा। ये सुनकर महारानी से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जहर तो मैंने सू और उसके बेटे को मारने के लिए दिया था और मैंने ही तुम्हें राजा बनाने के लिए तुम्हारे सौतेले भाई को मरवाया था ताकि तुम इस राजगद्दी में बैठ सको। ये सुनने के बाद मिन बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो कभी राजा बनना ही नहीं चाहता था। वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ सू हो को थैंक यू बोलती है क्योंकि हो ने उसकी जान बचाई थी। हो से कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम हमारे बेटे का ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर सू से बताती है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि राजा ली का बेटा है और अब मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मतलब हो का बीज बन पा ही नहीं था। बाद में सू राजा मिन के पास जाती है और अपने आप को उसे सौंप देती है, लेकिन तभी सू मिन का दिया हुआ हेयर पिन उसी के गले में घुसा देती है और उसे जान से मार डालती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि सू ने महारानी को भी मरवा दिया है और अब वो सारा राजपाट अपने नाम कर लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मित्रों, इस फिल्म में कोई भी ऐसा नहीं था जिसका समर्थन किया जा सके। सभी किरदार किसी न किसी तरह से स्वार्थी और बुरे थे। यहाँ तक कि जब आपको लगता है कि उनमें से कोई अच्छा है तो वो अंत में आपकी उम्मीदों को धोखा देता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।